भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी? क्या संविधान सभा में महिलाओं को शामिल किया गया था? अगर हाँ, तो कितनी महिला सदस्य को शामिल किया गया था और वो किन किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की थी? और फिर संविधान सभा के द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संविधान सभा का गठन एवं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। संविधान, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्या होता है संविधान? किसे कहते हैं संविधान? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों का उल्लेख होता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है और साथ ही साथ नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। यही होता है संविधान। किसी भी देश के संविधान का निर्माण अचानक नहीं होता है, बल्कि उसे कई प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना होता है और उन्हीं प्रक्रियाओं के दौर में से पहली प्रक्रिया है संविधान सभा की मांग। मतलब संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी, या फिर हम यूं कहें कि संविधान सभा का विचार किनके द्वारा दिया गया था। तो आइए बात करें, अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन इंग्लैंड के सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया था। मतलब सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग या फिर सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इंग्लैंड के सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया था। लेकिन व्यवहारिक रूप में संविधान सभा का गठन, सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन या फिर व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा को अमेरिका में अपनाया गया था और अमेरिका के बाद फिर फ्रांस में अपनाया गया था। तो इस दोनों पॉइंट में अंतर क्या है कि यहां कहा गया था कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था? तो इंग्लैंड के सर हेनरी मेन ने किया था। लेकिन फिर जो सेकंड पॉइंट था कि व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किस देश में किया गया या फिर सर्वप्रथम संविधान सभा को किस देश में अपनाया गया, तो वह अमेरिका में अपनाया गया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, जिसे इंग्लिश में यूएसए कहा जाता है।
और अमेरिका के बाद फिर कहाँ अपनाया गया था संविधान सभा को? तो फ्रांस में अपनाया गया था। यह तो था विश्व के संदर्भ में। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का संविधान, जिसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो उस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में किया था, या फिर स्वराज बिल भी हम इसे कहते हैं। स्वराज बिल में किया था। यह स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम 1895 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग किया था। किसमें? तो स्वराज विधेयक में। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। फिर 1928 में लॉर्ड बिर्केनहेड के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। और उस सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। चूंकि इस नेहरू रिपोर्ट में पहली मांग यानी पहला लक्ष्य स्वायत्त शासन को रखा गया था, जबकि दूसरा लक्ष्य पूर्ण स्वराज को रखा गया था। इसी वजह से कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर हम बात करें कि 1934 में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था, जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो एम.एन. राय ने। कब? 1934 में। और फिर 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। यानी पार्टी के रूप में, किसी भी पार्टी के रूप में अगर बात करें, किसी भी दल के रूप में अगर बात करें, तो स्वराज पार्टी वह पहली पार्टी थी जिसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। कब? तो 1934 में ही। इसके बाद फिर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में, यानी 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी। चूंकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होनी चाहिए। तो यह किसने घोषणा किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन एक पार्टी के रूप में बात करें तो कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की? तो वह 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के मंच से पहली बार। तो अब बात करें कि यह स्वराज पार्टी है और दूसरा कांग्रेस पार्टी है। और अगर यहाँ से प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी, तो चूंकि सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था, तो इसलिए आंसर स्वराज पार्टी होगा अगर ऑप्शन में यह दोनों पार्टी दिया गया हो। अगर इन दोनों में कोई एक पार्टी हो
मतलब मान लीजिए स्वराज पार्टी नहीं हो, अगर कांग्रेस दिया हो तब आंसर कांग्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों दिया हुआ हो तो स्वराज पार्टी लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एग्जाम के ऑप्शन में भी ध्यान रखना है कि वहाँ ऑप्शन में स्वराज पार्टी के साथ 1934 है या फिर कोई और ईस्वी लिख दिया गया है। अगर मान लीजिए कि कई बार क्या किया जाता है एग्जाम में कि स्वराज पार्टी तो दे दिया जाएगा ऑप्शन में, लेकिन उसके जगह 1935 लिख दिया जाएगा, कभी 1936 लिख दिया जाएगा। अगर स्वराज पार्टी के साथ 1934 ईस्वी नहीं है तो आपको स्वराज पार्टी का ऑप्शन नहीं लगाना है, तब उस समय कांग्रेस का लग जाएगा। ठीक है, अब 1936 के बाद बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान सभा की बात की गई थी संविधान के निर्माण के लिए। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में सांप्रदायिकता के आधार पर संविधान के निर्माण की बात की गई थी, इसी वजह से इसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया, और इस मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इस प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी, इसी वजह से इस प्रस्ताव को भी, यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया। फिर बात करते हैं कि अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया भारत? तो 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया है, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। किस लिए? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ जान गए कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, तो लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया था उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के बारे में जो भी प्रावधान की गई थी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को कैबिनेट मिशन के क्लास में पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए उन बातों को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए आप में से कोई भी अगर कैबिनेट मिशन के क्लास को नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम उस क्लास को जाकर देखिए और उसके बाद ही इस क्लास को देखिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के लिए क्या क्या प्रावधानें की गई थी उसे आप लोगों को अभी मौखिक रूप से बता दिया जाता है, मतलब मैं उसका चर्चा मौखिक रूप से कर देता हूं। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए जो प्रावधानें की गई थी, सिर्फ संविधान सभा के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो पहला प्रावधान था कि संविधान सभा के लिए कुल सदस्य 389 होनी थी। यानी उस योजना के द्वारा पहला प्रावधान क्या किया गया था कि संविधान सभा के लिए कितनी सदस्य होने थे? तो कुल 389 सदस्य होने थे।
और उन 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों से अर्थात चीफ कमिश्नरियों के प्रांतों से, और फिर 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने का प्रावधान था। फिर दूसरे प्रावधान के बारे में बात करें तो दूसरा प्रावधान था कि ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों को 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटें आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रावधान कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। फिर बात करें कि यह भी प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किए जाने की बात की गई थी। अगला प्रावधान था कि संविधान सभा के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 3 समुदाय को शामिल किया गया था। एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। सामान्य में मुस्लिम एवं सिख को छोड़कर सभी समुदाय के लोग थे, सभी समुदाय के प्रतिनिधि थे। और फिर आखिरी प्रावधान के बारे में बात करें तो वह है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कुल 389 सदस्यों के लिए नहीं हुआ था बल्कि ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों के लिए हुआ था निर्वाचन जो हुआ था, जबकि देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन देसी रियासत के राजाओं के द्वारा किए जाने की बात कही गई थी। अर्थात देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो था वह देसी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाता। तो यही था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के बारे में प्रावधान। तो अब बात करते हैं कि चूंकि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो आइए देखते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कब? तो जुलाई 1946 में। लेकिन इस संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह सिर्फ ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु। ब्रिटिश भारत किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश प्रांत एवं कमिश्नरी प्रांतों को मिलाकर ब्रिटिश भारत कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए ही जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। अब बात करते हैं कि इस संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे तो उससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य इस बॉक्स में दिया गया है। यह पूरा बॉक्स है, इसी बॉक्स में उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर दिया गया है। आइए इसे समझते हैं। तो बात करते हैं संविधान सभा के लिए कुल कितनी सदस्य को शामिल करने की बातें कही गई थी, या फिर हम यूँ कहें कि संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें आवंटित की गई थी, तो 389 सीटें या 389 सदस्य होने थे। तो इन 389 सदस्यों में से अब अगर हम डिवाइड करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे, जबकि 4 सदस्य 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए जाने थे और फिर 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे। और जब आप इन तीनों को जोड़िएगा तो कुल
सदस्य या कुल सीट कितनी होगी, तो 389। अब बात करते हैं कि जिन 11 ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 सदस्य चुने जाने थे, तो वह 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे, तो उसका नाम जानिए। ऐसे तो कैबिनेट मिशन के क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, लेकिन फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि 11 ब्रिटिश प्रांत का नाम था बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, बंगाल एवं असम। यही वो 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिससे 292 सदस्य निर्वाचित होते। फिर बात करते हैं 4 सदस्य जो 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए जाने थे, निर्वाचित किए जाने थे। मुख्य आयुक्त के प्रांत अर्थात चीफ कमिश्नरियों के प्रांतों से। तो 4 सदस्य जो 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से लिए जाने थे, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक प्रांत से एक एक सदस्य को लेना था। तो वह 4 मुख्य प्रांत कौन कौन से थे, तो वो थे दिल्ली, अजमेर मारवाड़ एक ही में था, कुर्ग और फिर ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो यह तो था सीटों का आवंटन। अब फिर बात करते हैं कि यह देसी रियासत किसे कहा जाता है। ब्रिटिश प्रांत यानी यह ब्रिटिश प्रांत और यह जो 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ब्रिटिश भारत कहा जाता है, ठीक है। लेकिन देसी रियासत किसे कहा जाता है, तो देसी रियासत भारतीय राज्य को कहा जाता है। ब्रिटिश भारत को नहीं, ब्रिटिश प्रांत को नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से जो भारतीय राज्य थे, मतलब जिस पे भारतीय राजाओं का हुकूमत था, उसे ही देसी रियासत कहा जाता है। तो देसी रियासतों से 93 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, तो वह 389 सदस्यों में से यह 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। 292 और 4 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 296। तो इन्हीं 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। अब बात करते हैं कि समुदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या को जो बांटा गया था, इन 296 सदस्यों को समुदाय के आधार पर जो बांटा गया था, क्योंकि चुनाव तो 296 सदस्यों के लिए होना था, तो इसी वजह से उन 296 सदस्यों को समुदाय के आधार पर बांटा गया था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कितने समुदाय थे, तो 3 समुदाय थे, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। सामान्य में कुल कितने सदस्य थे, तो 212 सदस्य। और इन सामान्य में कौन कौन से समुदाय के लोग थे, तो आइए देखते हैं। हिंदू के कुल कितने थे सदस्य, तो 163 सदस्य। एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के कितने सदस्य, तो 31 सदस्य थे। एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति के 6 सदस्य। फिर भारतीय ईसाई के 6 सदस्य, पारसी के 3 सदस्य और एंग्लो इंडियन के अर्थात आंग्ल भारतीय के 3 सदस्य इस सामान्य वर्ग में शामिल थे। और जब इन सभी को जोड़िएगा तो कुल सदस्य 212 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे समुदाय के बारे में, तो वह है मुस्लिम समुदाय। तो मुस्लिम समुदाय में कितने सदस्य को शामिल किया गया था, तो 80 सदस्य को, जबकि सिख समुदाय में 4 सदस्य को शामिल किया गया था। हम लोग कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह पढ़ चुके हैं कि यह जो समुदाय का जो बंटवारा किया गया था, इसका मतलब यह था कि जिस समुदाय के जो प्रतिनिधि होंगे तो उसका चुनाव उसी समुदाय के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। यही था इसका मतलब। तो अब हम लोग यह भी देख लें कि समुदाय के आधार पर इन 296 सदस्यों को किस तरीके से बांटा गया था। फिर बात करते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के क्या परिणाम रहे थे, किन किन पार्टियों को, किन किन दलों को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो आइए चुनाव के परिणाम के बारे में जानते हैं। तो जुलाई 1946 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस को यानी सबसे अधिक कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी।
अर्थात इन 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। इन 296 सीटों में से ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु चुनाव हुआ था। तो उन्हीं 296 सीट में से बात हो रही है, ना कि 389 सीट में से। फिर बात करते हैं कि कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, जबकि छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को कुल 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं यह छोटे समूह क्या होते हैं। तो छोटे समूह मतलब छोटे छोटे पार्टियों को, अर्थात क्षेत्रीय पार्टियों को छोटा समूह कहा गया है। और यह जो स्वतंत्र सदस्य, जिसे इंडिपेंडेंट्स कहा जाता है, अर्थात निर्दलीय कहा जाता है, तो निर्दलीय ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 15 में से 8 सीटें निर्दलीय ने यानी स्वतंत्र सदस्यों ने प्राप्त किया था, जबकि बचता है 7। तो 7 जो है सीट जो है छोटे छोटे समूह यानी छोटी छोटी पार्टियां ने जो है एक एक सीटें प्राप्त की थी, यानी 7 पार्टियों ने एक एक सीटें प्राप्त की थी। तो यही था इस चुनाव के परिणाम। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो फिर से कुल 296 सदस्य हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर देखें कि इस चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में कई सारी पार्टियां शामिल हुई थी, कई सारे दलें शामिल हुई थी, तो हम इसी आधार पर यह कह सकते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस संविधान सभा में कई सारे दल ने भाग लिया था, कई सारी पार्टियों ने भाग लिया था। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। अब बात करते हैं कि इस संविधान सभा में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया था। तो संविधान सभा में शामिल कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब देखते हैं कि ये जो 15 महिला सदस्य थी, तो ये 15 महिला सदस्यों ने किन किन राज्यों का प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि किसी न किसी राज्यों के द्वारा ही वो संविधान सभा के लिए चुनी जाती। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह जान गए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था, या कुल कितनी महिला सदस्य शामिल हुई थी। तो 15 सदस्य शामिल हुई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इन 15 महिला सदस्यों का यहाँ नाम दिया गया है, और वह 15 महिला सदस्य किन किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं मतलब इस संविधान सभा में शामिल हुई थी? तो कुल 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से शामिल हुई थी। तो आइए नाम जानते हैं। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी एवं बेगम एजाइज रसूल। अभी हम लोग कुछ ही देर में बेगम एजाइज रसूल के बारे में अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जानिए कि उत्तर प्रदेश से 5 महिला संविधान सभा में शामिल हुई थी। फिर बात करते हैं बिहार से। तो बिहार का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था इस संविधान सभा में। मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृता कौर, फिर बंबई से हंसा मेहता, मद्रास से 3 महिला शामिल हुई थी। कौन कौन? तो एक है दक्षयानी बेलायुधन, दूसरा अम्मू स्वामीनाथन, क्या नाम है? अम्मू स्वामीनाथन, और तीसरा जी दुर्गा बाई। फिर बात करते हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा से मालती चौधरी शामिल हुई थी, और फिर ट्रावनकोर से एनी मस्करीनी शामिल हुई थी। ट्रावनकोर यह ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत का क्षेत्र नहीं था, बल्कि देसी रियासत का यह क्षेत्र था। तो ट्रावनकोर से एनी मस्करीनी, और पश्चिम बंगाल से 2 महिला सदस्य शामिल हुई थी। एक का नाम था लीला राय और दूसरे का नाम था रेणुका राय। लेकिन अब इन 15 महिला सदस्य में से एक प्रश्न यह बनता है कि संविधान सभा में
एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन शामिल हुई थी? तो इन 15 महिला सदस्य में से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, उनका नाम था बेगम एजाइज रसूल। बेगम एजाइज रसूल जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो 15 महिला सदस्य हैं, अगर आप इन 15 महिला सदस्य का नाम याद कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इतने नामों को याद नहीं कर पाते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिसे आपको एग्जाम के लिए याद करना ही करना है। तो आइए वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक है सुचेता कृपलानी, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा बेगम एजाइज रसूल, चौथा सरोजनी नायडू जो बिहार से हैं, मतलब बिहार का प्रतिनिधित्व किया था, फिर पांचवा राजकुमारी अमृता कौर, और छठा हंसा मेहता, सातवां दक्षयानी बेलायुधन और आठवां अमू स्वामीनाथन। यानी ये 8 नाम को तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर हाल में याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये 15 महिला सदस्य का नाम याद रख लेते हैं तब तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग यह देख लिए कि संविधान सभा के चुनाव का परिणाम देख लिए, फिर संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल हुई थी वो भी बात कर लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि संविधान सभा में किन प्रांतों से सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल हुआ था। ठीक है, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, तो उन संविधान सभा में किन प्रांतों से सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आइए टॉप 3 प्रांत की बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो संयुक्त प्रांत से हुए थे। कितने सदस्य, कितने प्रतिनिधि? तो 55 प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से शामिल हुए थे। फिर मद्रास से 49 प्रतिनिधि, जबकि बिहार से तीसरे नंबर पर बिहार का ही स्थान था, और बिहार से 36 प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो यह चार्ट भी आपको याद रखना है। तो यह तो हम प्रांतों के बारे में बात कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं देसी रियासतों के बारे में कि संविधान सभा में देसी रियासतों से सर्वाधिक प्रतिनिधि किन रियासतों से शामिल हुई थी। तो सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर रियासत से शामिल हुए थे। कितने? तो 7 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और दूसरे नंबर पर ट्रावनकोर का स्थान था जिससे 6 प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल हुए थे। जब देसी रियासत की बात हुई तो नोट में एक पॉइंट है कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एकमात्र देसी रियासत वह कौन सा था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, तो वो हैदराबाद था। अब यहाँ देखिए कि नोट करके कुल 5 पॉइंट को बताया गया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो यह तो हैदराबाद देसी रियासत से रिलेटेड था अपवाद के रूप में, तो इसे जाने। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वह है कि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आप यहाँ पर देखे थे कि समुदाय के आधार पर कि पारसी का भी प्रतिनिधित्व किया गया था इस संविधान सभा में। और पारसी समुदाय के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 3 प्रतिनिधि। लेकिन उनमें से एक सदस्य का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा। वो नाम है पीएच मोदी। पूछ लिया जाएगा कि पीएच मोदी संविधान सभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक उसी तरह से हम फ्रैंक एंथनी के बारे में बात करें तो फ्रैंक एंथनी संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे तो एंग्लो इंडियन से 3 सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से एक के बारे में हम बात करते हैं कि फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ
तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए, किस सीट से चुने गए? तो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल संसदीय सीट से चुने गए थे। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और उससे पहले जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ, पृथक पाकिस्तान का, तब क्या हुआ कि यह जो पूर्वी बंगाल था, यह पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब यह पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर उपचुनाव करवाया गया और उपचुनाव के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से संविधान सभा में शामिल किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस सीट से चुने गए थे, तो आपको दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहले 1946 में जब चुनाव हुआ था तो पूर्वी बंगाल से, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वही पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो इन्हें फिर से संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम.आर. जयकर को त्यागपत्र दिलवाया गया और इस तरह से वह सीट खाली हुआ और वह फिर से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में फिर से शामिल किया गया। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में कि संविधान सभा में जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ तो उसमें भारत के राष्ट्रीय लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेताएं थे मतलब नेता थे, उन सभी ने संविधान सभा में भाग लिया। लेकिन दो ऐसे भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, या फिर हम ऐसे कहें कि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो वो दो राष्ट्रीय नेता कौन कौन थे? तो एक थे महात्मा गांधी जी और दूसरा था मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि यहाँ हम लोग संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, यानी उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसे हम लोग समझे। अब बात करते हैं, चूंकि संविधान सभा का चुनाव हो चुका था, अब फिर संविधान सभा का गठन करने की बात आई। तो संविधान सभा का गठन, या फिर हम कहें कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। सभी दलों को मिलाकर संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसकी स्थापना की गई तो स्थापना के समय इसमें कौन से दल शामिल नहीं हुए थे, उस पर आगे अभी बात होगी। लेकिन अभी आप जानिए कि संविधान सभा का गठन या स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद फिर इसी दिन अर्थात 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, या फिर संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब आयोजित की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा के प्रथम बैठक या संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के साथ ही संविधान सभा का गठन किया गया। अर्थात जिस दिन अर्थात 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक आयोजित की गई थी और उसी दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपसे अगर संविधान सभा का गठन या स्थापना पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946, फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक या संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में की गई थी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। यानी जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, तो अभी जो है यानी वर्तमान में उसी कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को अब संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों नियुक्त किया गया। तो आइए इसे समझते हैं। क्या था कि फ्रांस के आधार पर, कौन सा देश, तो फ्रांस देश, यानी फ्रांस के आधार पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किनके आह्वान पर, किनके बुलाने पर, तो आचार्य जेबी कृपलानी के आह्वान पर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई, तो उस दिन फ्रांस के आधार पर आचार्य जेबी कृपलानी के आह्वान पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, और वो भी निर्विरोध, यानी इनके विरोध में कोई भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में खड़े नहीं हुए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को अपना अस्थायी अध्यक्ष मिल गया, और वह अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, और वह भी निर्विरोध, यानी सर्वसम्मति से। फिर बात करते हैं कि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो अब हम यहाँ पर मतलब कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे यहाँ पर यह पूछा जाए, सबसे पहली बात तो प्रश्न में क्या किया जाता है कभी कभी कि संविधान सभा को संविधान निर्मात्री सभा भी लिख दिया जाता है, यानी संविधान सभा को ही, चूंकि संविधान के निर्माण के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो यहाँ गठन किया गया था, या फिर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई थी, वह किसके लिए, तो वह संविधान के निर्माण के लिए की गई थी। तो संविधान सभा को ही एग्जाम में क्या किया जाएगा कि संविधान निर्मात्री सभा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तब तो आंसर पता चल जाता है हमें। लेकिन अगर जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन फिर पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और अगर ऑप्शन में आपको सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद इन दोनों का नाम दे दिया जाएगा,
तब आपको ऑप्शन लगाना है, यानी आंसर जो लगाना है वह सच्चिदानंद सिन्हा को लगाना है, क्योंकि वहां पर यह क्लियर नहीं किया कि वो अस्थाई अध्यक्ष वह पूछ रहा है या फिर अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है। और ऑप्शन में क्या किया जाता है कि दोनों नाम को दे दिया जाता है, तो जब दोनों नाम को दिया जाएगा तब सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नाम देगा तब तो आंसर स्पष्ट है कि कोई भी जो एक होगा वह हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरे रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाएगा कि संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन थे। वहां पर भी आपको वो अस्थाई या अस्थाई नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा कि संविधान सभा के उद्घाटन के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो चूंकि उद्घाटन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को ही हो गया था, और उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो यही था, यहाँ से जो प्रश्न मतलब पूछा जाता है, एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी आपसे चर्चा किए। अब बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और फिर संविधान सभा के लिए उपाध्यक्ष भी चुने गए, और संविधान सभा के लिए 2 उपाध्यक्ष चुने गए। यानी कहने का मतलब संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बने। कौन कौन, तो एक HC मुखर्जी और दूसरे का नाम था VT कृष्णामाचारी। लेकिन अब अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोनों में से सर्वप्रथम HC मुखर्जी इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। ऐसे तो दोनों थे, लेकिन संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाले वो HC मुखर्जी थे, और यहाँ ब्रैकेट में प्रथम लिखा गया है। फिर बात करते हैं कि इस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो VN राव को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, तो VN राव को नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार का मतलब क्या होता है, कानूनी सलाहकार, अर्थात संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो VN राव को नियुक्त किया गया, बेनेगल राव को। फिर बात करते हैं संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो HVR अयंगर को नियुक्त किया गया। जबकि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, जिसे इंग्लिश में चीफ ड्राफ्टमैन कहा जाता है, तो संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया, तो LN मुखर्जी को नियुक्त किया गया। यह तो था नियुक्ति से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि संविधान सभा के द्वारा, यानी जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक अर्थात मुहर के रूप में अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया प्रतीक वह हाथी था, अर्थात हाथी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था प्रतीक के रूप में। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, तो इस प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो इसमें मात्र 211 सदस्य शामिल हुए थे। और इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इस 211 सदस्य शामिल होने का कारण यह था कि इस प्रथम मतलब कि इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। आखिर क्यों, इसका क्या कारण था, तो कारण था कि मुस्लिम लीग जो इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, इस संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया। इसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ साथ अन्य छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्य भी ऐसे थे जो इन संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। फिर कुछ
देसी रियासतों के भी सदस्य थे जो इन प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो इसी वजह से इस प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? तो 211 सदस्य शामिल हुए थे। तो आज के क्लास में हम लोग जाने कि संविधान सभा की मांग किसके द्वारा किया गया था, फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चुनाव कैसे हुआ और चुनाव के लिए क्या क्या प्रावधानें थी, इन सभी बातों के बारे में पढ़ें। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसे ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। थैंक यू।